नमस्कार आदाब, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स मजहरुल इस्लाम स्कूल की सीरीज पर काम कर रहा है और उसी सीरीज का एक बहुत अहम हिस्सा टीम बी पार्ट 1 मैं आपके सामने लेके आया हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन लोगों से जो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ स्कूल की फलाह महबूदी के लिए, यानी कि स्कूल की बेटरमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ सजेशंस देना चाहते हैं, उनका हमेशा से स्वागत करता है इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि जो हाशिए में सबसे पीछे खड़ा इंसान है वो सबसे आगे आके इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स पर बात करे, चाहे उसकी एजुकेशन कोई हो चाहे ना हो, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। अब टीम बी की शुरुआत कर रहे हैं। आपको सुनाएंगे एक ऐसे इंसान की बात जो पूरी पुरानी दिल्ली में एआई एक्सपर्ट के नाम से मशहूर हैं, जिन्होंने एआई को अलग अलग स्कूलों में, कौम के स्कूलों में, मुस्लिम इदारों में भी और नॉन मुस्लिम इदारों में भी एक नई रोशनी जगाई। एआई प्लेटफॉर्म को कैसे बताया जाए, स्टूडेंट्स को समझाया जाए, क्योंकि जिस तरह से कंप्यूटर एक टाइम में फ्यूचर था, आज एआई फ्यूचर है, ऐसा मानना है उनका। जो शख्स मेरे साथ हैं उनको किसी तारुफ की जरूरत नहीं है। उन्होंने एजुकेशन पे पुरानी दिल्ली की बहुत बेहतरीन काम किया है। बस फर्क इतना है, कभी कभी किसी को बात समझ में आती है, किसी को नहीं आती, कोई कम्युनिकेशन कम रह जाता है, ये जरूर फर्क हो सकता है, लेकिन नीयत में खोट कितनी है आज हम जानेंगे, और ये भी जानेंगे नीयत में साफगोई कितनी है। मेरे साथ जनाब मोहम्मद जावेद साहब मौजूद हैं। वो फाउंडर हैं फातिमा एकेडमी के और साथ ही पुरानी दिल्ली के एआई मैन के नाम से वो मशहूर हैं। जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया, मेरे चैनल पे आने के लिए शुक्रिया, और मजहरुल इस्लाम के एजुकेशन के स्तर के ऊपर बात करने के लिए शुक्रिया। साथ ही आपके आइडियाज़, आपकी सोच मजहरुल इस्लाम के लिए क्या है, आप जहाँ से शुरू करना चाहें वहाँ से शुरू कर सकते हैं। वकार भाई, सबसे पहले तो इंडिया फर्स्ट, थैंक यू। क्या यूनिक नाम रखा आपने, मतलब उसका बहुत बहुत शुक्रिया जी। और ये जो आप मजहरुल इस्लाम को जी लोगों तक, उसकी सच्चाई, उसमें जो भी ईमानदारी है, क्या हम विजन, मिशन और हम क्या अचीव करना चाहते हैं, अगले 5 साल का हमारा क्या गोल है, तो उस पर आपने जो ये सीरीज चला रहे हैं, उस सीरीज के लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। थैंक यू। आप मुझसे पूछिए। जावेद साहब, 2016 में एक आंदोलन छिड़ा। हनीफ साहब चेयरमैन थे उस स्कूल के। जिस वक्त 80 स्टूडेंट्स थे उस स्कूल में, कुछ लोगों ने आंदोलन चलाया जिसमें शायद आप भी उसके विजन में शामिल थे कि स्कूल बिल्कुल ही गर्द में जा रहा है और उसको निकाला जाए। 2020 में बॉडी जो है, अपना जो स्कूल की मैनेजमेंट बॉडी है, उसको तरमीम किया गया, बदला गया, जिसमें चेयरमैन बने तस्लीम रहमानी साहब। 2020 से लेकर अभी तक जो स्कूल का स्कोर है स्टूडेंट वाइज इनहैंस हुआ है, ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। 300 बच्चे के करीब वहां पर पढ़ रहे हैं। स्कूल का रिजल्ट खराब हुआ, जिसकी वजह से आप लोगों को तकलीफ है, और वो तकलीफ अलग अलग इंसान अपने अलग अलग अंदाज में बयान कर रहा है। आपने एआई के थ्रू लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। आप भी स्कूल के अंदर शायद आम आदमी पार्टी के थ्रू एक पोजीशन होल्ड करके अलग अलग स्कूलों के स्टेटस को आप देख रहे हैं, जान रहे हैं। आपके हिसाब से कहाँ खड़ा है मजहरुल इस्लाम स्कूल? देखिए, जब आम आदमी पार्टी जी, मैं सिर्फ यहाँ से शुरुआत करूँगा। जब आम आदमी पार्टी आई, दिल्ली में रेवोल्यूशन हो रहा था, तो मुझे एक जिम्मेदारी दी गई थी बल्ली मारान विधानसभा के स्कूल एसएमसी विंग की कोऑर्डिनेटर की। मेरा काम यह था कि स्कूलों की सही स्थिति एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और उनकी प्रॉब्लम, उनका सॉल्यूशन निकालना, ये मेरा काम था। इसमें हमारे एमएलए साहब, स्कूल प्रशासन, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, उन सबका एक समन्वय था। तो हर स्कूल को हमने इसी प्रोसेस में लिया और इसी कड़ी में हमें एक टास्क मिला कि भाई सारे स्कूलों को हमें जाकर ठीक करना है बल्ली मारान। हम काफ़ी स्कूल अच्छे कर पाए। बदकिस्मती से 2 स्कूल जो मेरी विधानसभा में आते हैं, पहला फतेहपुरी स्कूल और दूसरा एंग्लो अरबी, क्या ये स्कूल है मजहरुल इस्लाम। पहली विजिट मेरी जब 4 संभाला, जब हुई थी। किसने संभाला?
मैंने 4 अच्छा, आपने संभाला। एज ए कोऑर्डिनेटर, हाँ एज ए कोऑर्डिनेटर जब मैंने 4 संभाला, और उस लिस्ट में मजहर इस्लाम का भी नाम था। मजहर इस्लाम को हम वैसे जानते थे उसकी इतिहास की से, बेहतरीन इतिहास था। मुझे जलन होती थी जब मेरे क्लासरूम में मजहर इस्लाम के बेटे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे, और मैं चौथी पोजीशन फतेहपुरी स्कूल में पढ़ता था, चौथे ही नंबर पे आता था। मैं कहता था ये कैसा स्कूल है, ये हमेशा टॉपर ही लाते हैं। उस स्कूल का रिजल्ट इतना जबरदस्त था। फिर जब तक मशकूर अली सिद्दीकी साहब थे, स्कूल बहुत अच्छा चल रहा था, हर बच्चा टैलेंटेड, हर बच्चा। मतलब वहाँ उस स्कूल का इतिहास ये था कि ये स्कूल में लोगों को सिफारिशें करना पड़ती थी। इत्तेफाक की बात ये है, मैं कभी स्कूल को अंदर से देख नहीं पाया था। हाँ, मेरी शादी हुई थी उसी स्कूल में, वलीमा था तब देखा था, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे नहीं पता था कि इस स्कूल का तालीमी स्तर क्या है। और लेकिन जब मैंने 4 संभाला और मैं स्कूल गया, हमें इमरान हुसैन साहब उस वक्त मिनिस्टर भी थे, उन्होंने हमें एक लेटर दिया कि भाई आप इस स्कूल को देखिए। और हमारे साथ मोहम्मद शाहिद साहब थे, वो एमएलए रिप्रेजेंटेटिव थे। हमने स्कूल गए और स्कूल में हमने वहां पर प्रिंसिपल साहब को अपना लेटर दिया, और उसके बाद स्कूल को विजिट करने की परमिशन मांगे। वगार भाई, मैंने जिंदगी में स्कूल तो देखे थे, खराब स्कूल पहली बार देखा। कौन सा सन था? 2016 या 17 था शायद। अच्छा, उसी दौर में? हाँ, उसी दौर की। उस टाइम चेयरमैन थे हनीफ साहब थे। तो मैंने हनीफ साहब से बात करी कि भाई ऐसे ऐसे आए। उन्होंने अच्छे से वेलकम किया कि भाई आप स्कूल देखिए और ये देखिए। तो मेरे पास इमेजेस थी, वो अब दिखाने की जरूरत नहीं। तो हमने उनसे ये जानने की कोशिश की कि स्कूल की ये बदहाली क्यों, और इतनी मिट्टी, दर्द, गर्द, गुबार, पता नहीं क्या क्या था। डेस्क टूटी हुई थी, ट्यूबलाइट, बिजली का सब कुछ एकदम ना, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल खराब था। तो जब हमने ये शुरू की तो हमें एक असद साहब मिले, जिनका मैंने अभी इंटरव्यू किया है। हाँ जी, ये फराज खाने की एक शख्सियत है। ये स्कूल पे काम कर रहे थे। ये पोस्टर, बैनर अलग अलग तरीके से निकालते थे, लेकिन हम क्योंकि सरकार के साथ जुड़े थे तो हम तो ये उसकी प्रॉब्लम जानना चाहते थे कि ये आपका अपना प्रोटोकॉल था। हाँ, हम अपने उसको काम को एक सिस्टमेटिकली कर रहे थे। इन्होंने हमसे ही रब्ता करा कि भाई आप कौन हो, क्यों गए स्कूल, क्या वजह थी, आप अचानक कहाँ से आ गए, किसने भेजा था। इन्होंने बहुत सारे सवाल करे, हम चले गए और फिर हमने इनके साथ बात की। तो ये चाहते थे स्कूल को ठीक करना। इन्होंने बहुत सारी हमें कमियां बताई, बहुत सारी चीजें बताई। हमारा मकसद ये नहीं था, हमारा तो ये मकसद था कि ये स्कूल ठीक कैसे होगा, और हमने उसमें काम करना शुरू करा। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाबी की तरफ बढ़ रहे थे। पहला काम हमने ये करा, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने के लिए सोचा कि ये अच्छा कैसे होगा। तो क्योंकि ये लैंड है डीडीए की, डीडीए से एक प्रोटोकॉल होता है, राइट पाथवे ये है कि आपका कोई ड्यूज ना हो, फिर डीडीए वाले मदद भेजते हैं वहाँ से, वो पूरा प्रोजेक्ट होता है। हमने इमरान हुसैन साहब के साथ, क्योंकि वो मिनिस्टर थे, डायरेक्टर और जो भी पूरी टीम के साथ, आज भी हमारे पास उसकी मिनट्स है, हमने पूरा करा और उसका एक बजट सैंक्शन हुआ और वो हो गया। लेकिन बजट इम्प्लीमेंट जब होता जब रेंट जमा हो जाए। तो हमने वहाँ से रेंट के लिए पूरा एक अपनी शीट बनवाई। शाहिद साहब, मैं, हम गए मैनेजर साहब के पास। जफर साहब जो कटराइदू में रहते हैं, मैनेजर साहब थे, हमने उनको स्लिप दी। उन्होंने 28,000 समथिंग हमें दिया और हमने वो जमा करा दिया। और इसके बाद स्कूल में बाकायदा रिपेयर का और जो भी काम हुआ वो होना शुरू हो गया, और स्कूल पहले से बेहतर होना शुरू हो गया जब हम आए थे। और ये सारा काम इमरान हुसैन साहब की निगरानी में और उनकी हेल्प से हुआ। इसमें कोई भी आदमी नहीं था, क्योंकि कोई और करा नहीं सकता था कि ये मैंने कराए, क्योंकि ये सारा सिस्टमेटिक एमएलए के जरिए हुआ। इसके बाद जब स्कूल अच्छा होने लगा तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम पता चली। पहली प्रॉब्लम आज मैं आपसे जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ, 95 से लेकर आज तक एक भी टीचर स्कूल को क्यों नहीं मिला, ये मेरा एक सवाल है। हमने इसको जानने की कोशिश की, या तो गवर्नमेंट नहीं देती या हम मांगते नहीं।
हमने डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से कहा कि भाई इस फाइल पे हमें टीचर क्यों नहीं दिए जाते। पता चला उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शंस थे, और ये ऑब्जेक्शंस आप उनसे पूछिएगा, मुझसे नहीं पूछिएगा, क्योंकि इन ऑब्जेक्शन की वजह से 95 से लेकर आज तक हमारा स्कूल सफर कर रहा है। ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है। आप सब व्हाट्सएप खेलते हैं, AI पता नहीं क्या क्या मेरा नाम रख दिया है, व्हाट्सएप खेलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो हमारा ये मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव ये है कि हमारे स्कूल के बच्चों को अच्छा क्वालिटी टीचर क्यों नहीं मिल रहा, ये कौन देगा? ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। मैनेजमेंट मांगे, वो EOR दे, वो डॉक्यूमेंट्स दे कि डिपार्टमेंट क्यों नहीं दे रहा। हम सब मिलकर चलेंगे ना, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास जाएंगे, धरना दे देते हैं कि भाई टीचर क्यों नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दिया आज तक। 95 से लेकर आज तक किसी ने धरना क्यों नहीं दिया? तो कुछ ऐसे टोटल कितने परमानेंट टीचर्स हैं वहाँ पे स्कूल में? अभी ये स्कूल बताएगा, शायद 4 हैं, बाकी सारे 4 रह गए, अब एडहॉक हैं, खाली 4 रह गए। और जिस दिन सगीर अख्तर साहब चले जाएंगे तो फिर कोई भी नहीं रहेगा। तो भाई इसके बाद भी तो स्कूल चलेगा। क्यों ना हम अपनी फाइल का जो उनको रिक्वायरमेंट है वो पूरा करें। जो जो चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट स्कूल से चाहता है वो उनको पूरा करना पड़ेगा। एक इम्पोर्टेंट बात जावेद भाई, वो जो दौर था 16 वाला, 16 से लेके 20 तक और आगे चलेंगे, इमरान हुसैन उस टाइम पे सरकार में थे, उनकी पार्टी सरकार में थी, वो खुद एक मिनिस्टर थे। मिनिस्टर होने के नाते उनके पास बहुत पावर्स थी। लेकिन आज ना तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, ना ही वो मिनिस्टर हैं, वो सिर्फ अब एक MLA हैं। उनकी कैपेसिटी अब आप किस तरह से नापते हैं कि वो खुद बजाती एज MLA क्या कर सकते हैं स्कूल के लिए? एक बात बताइए जी भाई, कुदरत का एक नियम है और एक सिस्टम है। माँ भी दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं है। जरूरत किसकी है? स्कूल की है। MLA के पास बहुत सारे काम होते हैं। स्कूल ने कभी भी एक लेटर MLA के नाम लिखा? मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ, आप स्कूल से एक लेटर ऐसा दिखवाइए, कोई एक रिक्वेस्ट लेटर दिखवाइए जो MLA को लिखा गया हो, मिनिस्टर को लिखा हो कि हमें ये चीज़ें चाहिए। ये मैनेजमेंट ने कभी भी फिर मैं कह रहा हूँ कभी भी रिक्वेस्ट भेजी ही नहीं। जावेद साहब, एक इम्पॉर्टेंट बात, जब आप लोगों ने उस रिपेयरिंग को करवाया था DD के जरिए, मंत्री जी ने, क्या स्कूल से कोई थैंक यू का लेटर गया था MLA साहब को? हाँ, थैंक यू मिला था ना, स्कूल से निकाल दिया गया था। क्या था मतलब? दरवाजे बंद कर दिए गए थे मैनेजमेंट ने। आप मेरे आज का नहीं है, वहां पर आप ये तो आज दरवाजे खुले, नहीं तो हमेशा दरवाजे बंद रहते थे। स्कूल में किसी की एंट्री नहीं थी। स्कूल में पता नहीं ऐसा क्या होता है, स्कूल खेलने कूदने पढ़ने आगे बढ़ने की जगह, दरवाजे बंद करने की जगह नहीं है। आप जाके देखिए, किसी से भी पूछिए, पूरी गली से पूछिए, मुझसे ना पूछिए। किसी जमाने में यहाँ पर जब आप चेयरमैन बने, हर चेयरमैन से मैं पूछ रहा हूँ, मैं हनीफ साहब से पूछ रहा हूँ, जब आप चेयरमैन बने थे हमने आपको कितने बच्चे दिए थे? 650 बच्चे दिए थे। जब आप चेयरमैन बन के गए तो आप हमें 90 बच्चे दे गए। गिरा गए उसको बिल्कुल। तो ये हमारा फॉल्ट तो नहीं न सिर्फ क्वालिटी गिरी, स्टूडेंट के नंबर्स भी गिरे, स्टूडेंट के रिजल्ट्स भी गिरे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी खराब हुआ, बिजली का बिल खड़ा हुआ, ये सब बातें। बिल्कुल 2013 तक जो इसके बानी हैं, जो फैमिली है बटन वालों की, आप पूरा नाम उनका देख लीजिएगा। मैं आधे नाम इसलिए कह रहा हूँ कि आपको भी थोड़ा सा इसमें वर्क करना चाहिए। आज उनके जो आबा व अजदाद में से हारिस साहब हैं, वो 2013 तक पूरे पैसे देते रहे। जब उन्होंने पैसे देने बंद हो गए तो स्कूल का बिजली का बिल 15 लाख रुपए हो गया, और 5 लाख हो गया था, 5 लाख रुपए हो गया। तो वो किस तरीके से पे किया गया? तस्लीम रहमानी साहब ने, नो डाउट वो बिजली का बिल उन्होंने दिया, लेकिन उन्होंने सरकार से मदद क्यों नहीं मांगी? कंटीजेंसी एक अमाउंट होता है, स्टेटमेंट दिखाइए कि कितना कंटीजेंसी अमाउंट के लिए आपने डिपार्टमेंट को जो बिल्स होते हैं प्रोवाइड किए। कंटीजेंसी अमाउंट आप उनसे मालूम कर लीजिए। स्कूल के लिए फंड्स आते हैं, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, उसकी कोई गोशवारा, कोई स्टेटमेंट, कोई ऑडिट रिपोर्ट तो होगी, आप पब्लिक कर दीजिए। स्कूल के लिए कितना फंड आता था, बच्चे कितने कम क्यों हुए, मेरा तो सवाल ही है। तो हनीफ साहब से आज स्कूल का नंबर तो अलग है। नंबर कितना है? इंक्रीज है, 300 से ज्यादा है। हाँ, तो कैसे हुआ? अब ये सवाल ये सवाल इसलिए कि देखिए, मैं यहाँ पर है ना, मैं किसी की तलफी नहीं करूंगा। जब स्कूल रिपेयर हो गया, अब इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतर हुआ तो नंबर आ गए, तो अब नंबर बढ़ने शुरू हो गए।
कौन चाहता है कि हम अपने बच्चों को खराब कंडीशन में स्कूल भेजें? कौन चाहता है कि मैं अपने स्कूल को महंगे स्कूल में भेजूं? अगर आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देंगे, अच्छा स्टैंडर्डाइज देंगे, आप है ना बेसिक्स नीड को पूरा करेंगे, जिसमें पीने का पानी, सिटिंग अरेंजमेंट, लाइट्स हैं और क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन नहीं, मैं क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। मैं 30% पास होने की बात नहीं कर रहा। मेरे बच्चे भी 10th की इस कम्पिटिटिव दौर में वो क्वालिटी, वो मेरे बच्चे भी ये चाहते हैं कि मुझे कंप्यूटर की वो बेसिक्स नॉलेज मिले। आज के दौर में अब तो कंप्यूटर से भी आगे आ गए। अब तो बच्चे रोबोटिक की बात कर रहे हैं, दुनिया रोबोटिक पे है। हम उसमें जावेद साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। मेरा सवाल ये है कि जब आप जानते हैं, आपको भी पता है कि आपकी एक मेहनत शुरू में जो 16 से लेके 20 तक रही, उसके बाद मैनेजमेंट चेंज हुआ, नई बॉडी आई, तस्लीम रहमानी साहब उसके चेयरमैन बने, उसके बाद बिजली का बिल पे हुआ, स्कूल की कंडीशन आप लोगों ने ठीक कराई, जैसा आपका कहना है। जब मिनिस्टर थे इमरान हुसैन, उस कैपेसिटी में डीडीए ने उसकी मरम्मत की, सबने मिलकर काम किया। कहीं ना कहीं आप सब एक ट्रैक पे नजर आए, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। आपको नहीं लगता कि आज जो स्कूल का रिजल्ट खराब आया, उसके बाद से आप लोग जो व्हाट्सएप पे, मैं आपको माफ कीजिएगा, आपको नहीं कह रहा हूं, जो डिस्कशन चल रहे हैं, उससे आपको नहीं लगता उस डिस्कशन से जो पेरेंट्स हैं, जो एडमिशन लेना चाहते हैं उस स्कूल में अपने बच्चों को, वो कहीं पीछे भाग जाएंगे, वो नंबर फिर से गिर जाएगा? तो क्या पेरेंट्स 287 या समथिंग 3-4 ग्रुप हैं जी, वो पेरेंट्स वहीं पर भी मौजूद हैं? पेरेंट्स वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। पहली बात ये कि नंबर ऑफ एडमिशन का इस बार मैं कह सकता हूँ कि ये बहस छिड़ गई। हर साल 10th का रिजल्ट कब आता है? छुट्टियों में आता है। करेक्ट। तो रिजल्ट उससे ना एडमिशन पे कोई फर्क नहीं होता। एडमिशन का प्रोसेस पहले ही शुरू हो जाता है और एडमिशन का प्रोसेस छुट्टियों से पहले ख़त्म हो जाता है। तो इनका तो रिजल्ट हर बार ख़राब आता है। हर बार हमें वायदे दिए जाते हैं। हर बार अगर हम आवाज़ नहीं उठाते तो हमें 2 नुकसान है। पहला नुकसान ये है कि वो जो बच्चे कंपार्टमेंट होते हैं, फिर उनके ऊपर इनकी पूरी फोकस होता है, फिर वो बच्चे पास हो जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो बच्चे बाद में क्यों पास होते हैं, पहले क्यों नहीं हो सकते? वो जो ध्यान उनके ऊपर दिया जाता है। अभी एक साहब ने कहा था, जिनका आपने इंटरव्यू किया, कि वो पेरेंट्स आप जाग जाते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? 1 महीने के लिए पेरेंट्स जाग जाएंगे, बाकी सो रहे थे, आप जाग जाते हो। आप एजुकेशन पे ध्यान देना शुरू कर देते हो। आप जब हम लोग अवेयर कराते हैं, आपको पता चलता है। आप मुझे मिनट्स दिखा दीजिए उस एजुकेशन, जो भी अभी लोग है ना, कोई कहता है काबिज है, कोई कहता है, मैं इस पर नहीं पढ़ना चाहता। जो आपकी जिम्मेदारी है, मैनेजर की जिम्मेदारी मैनेज करने की, हमारी नहीं है। हम उनसे ही तो कहेंगे। हम अपने जितने भी चीज़ें हैं, चेयरमैन और मैनेजर की जिम्मेदारी है, हम उनसे कह रहे हैं कि भाई आप मिनट्स दिखा दीजिए कि आपका क्या रेजोल्यूशन है, क्या गोल है, क्या नया कर रहे हैं, क्या आपको ज़रूरत है, क्या आप पब्लिक से चाहते हैं। आप कभी बात ही नहीं करते। आप अभी उनसे बात करके दिखा दीजिए, उनके विजन ले आइए। आपने कहा अगले 5 साल में, 3 साल में, 2 साल में स्कूल को आप मुझे कहाँ का देखेंगे? हम कहते हैं कि हम इस दौर की जो जदीद टेक्नोलॉजी है, जो सब स्कूल बदलना है, सरकारी स्कूल बदलना है, आप भी बदलिए ना। अब 30% की हम बात नहीं करेंगे, हम पास होने की बात नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे हमारे कितने बच्चे जो टॉपर हैं, और उनका रिजल्ट भी दिखाना होगा। आपको एक बहुत अहम बात बताना चाहता हूँ। मार्जिन टू मेन स्ट्रीम, लगातार हमारी इस एरिया में अगर कोई सर्विस दे रहा है, मार्जिन टू मेन स्ट्रीम दे रहा है, वो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। आज तक मजहरुल इस्लाम का एक भी बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाया उनकी ट्यूशन सेंटर के, उनके जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल करने के लिए। ऐसा क्यों भाई? चलिए, हम तो व्हाट्सएप खेलते हैं, एआई करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे, उनको एजुकेशनल सपोर्ट चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये सारे बच्चे गरीब हैं। जब वो दे रहे हैं, और आपको तो अपना उसका एक क्राइटेरिया सेट करना चाहिए, हमारे बच्चे वहाँ पर जाएं और वहाँ से और अच्छे बन गए। ये इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। गरीबी कोई नहीं है। मैं खुद गरीब था भाई, मैं खुद गरीब था। मैं आज फिर कह रहा हूँ, 3री बार कह रहा हूँ, मैं खुद गरीब था। मैं वो फीस नहीं पे कर पाता था जो भी, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें, हमारे जो टीचर्स थे, हमारे जो स्कूल थे उस वक्त, जो हमें पढ़ाया, आज हम उसी की देन यहाँ बैठे हैं, आपके साथ बात कर रहे हैं। गरीबी कोई वो नहीं है। ये कह रहे हैं कि गरीब उनके बच्चे हैं उनके, अगर मेरे माँ बाप गरीब हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है वो जाकर वो
अभी शर्म आना चाहिए उन लोगों को जो इस तरह की बात करते हैं कि ये बच्चे वहाँ बैठते हैं ठेले वालों के, पता नहीं क्या क्या अजीब सी बातें वो कर रहे थे। भाई हम तो गरीब हैं, मर जाएं क्या? हमारे बच्चों को हक है पढ़ने का, आप पढ़ाइए हमारे बच्चों को। कैसे पढ़ाएंगे? प्रॉब्लम आपकी है, हमारी नहीं है। हमारे गरीब बच्चे, इनको प्यार से पढ़ाइए, मार के पढ़ाइए, कैसे भी पढ़ाइए। दूसरी बात ये है कि स्कूल का एनवायरनमेंट ऐसा क्यों नहीं कर देता कि मैं सुबह उठ के स्कूल जाऊं, मेरी ज़रूरत हो, मुझे वहाँ जाके मज़ा है। आजकल लर्निंग विथ फन है, आजकल लर्निंग विथ कुछ नई नई चीज़, कुछ इनोवेशन है। वो बोरिंग एजुकेशन नहीं है। ये आज का जो मोबाइल ओरिएंटेड दुनिया आ गई है, इसमें चीज़ें बदल गई हैं, आपको भी बदलना होगा। जावेद साहब, बहुत लंबी डिस्कशन माशाल्लाह हुई। मुझे आपसे टू द पॉइंट अब बात करनी है। मुझे 5 खराबियां गिनवा दीजिए उस स्कूल की, क्या हैं? 5 खराबियाँ? जी। मुझे कोई नहीं खराबी नजर आती। और 5 खूबियां क्या हैं? बेहतरीन स्कूल है, बेहतरीन स्कूल है, बेहतरीन स्कूल है। एक स्कूल को जैसा होना चाहिए वैसे ही होना चाहिए। बस अब आपको करना क्या है, हमें चीज़ों को चेंज करना है। हमारे पास रिसोर्सेज यही हैं। वकार भाई, आप सब कुछ बना सकते हैं, पुरानी दिल्ली में स्कूल नहीं बना सकते। ये बात आपको नोट कर लीजिए। आप मुझसे कई बार इस बारे में बात कर चुके हैं। आप नहीं बना सकते क्योंकि दिल्ली एजुकेशन जो डायरेक्टरेट है, उनकी गाइडलाइंस इतनी ऐसी हैं कि आप स्कूल नहीं बना सकते। तो अब हमारे पास खोने के कुछ नहीं है, इसी को ठीक करना है। हमें इसकी कोई बुराई नहीं निकालनी। स्कूल बहुत अच्छा है, स्कूल बहुत अच्छा है और इससे बेहतर हो सकता है। हम होप में हैं, हम उम्मीद में हैं। हम क्यों ना, देखिए एक रोना होता है कि पैसा नहीं है, वो आप जिससे भी बात करेंगे वो कहेगा जी फंड नहीं है। साहब उन लोगों को ले आइए ना जिन्होंने स्कूल बनाया, वो फंड देने के लिए तैयार हैं। वो आपसे तो कह ही नहीं रहा है कि आप क्यों, वो तो खुद हैरत में कि आप फंड क्यों इकट्ठा कर रहे हो। जावेद भाई, एक सवाल मेरा और दिमाग में आ रहा है कि आप बेहतरीन बात कर रहे हैं, आपके पास विजन है, आपके पास टीम है, टीम बी जो एजुकेशन को बेहतर करने के जिनके पास आइडियाज हैं, मैनेजमेंट के प्रोसेसेस को और बेटर करने के लिए किसी के पास आइडियाज होंगे, आपके पास विजनरी स्कूल की एक सोच है जो आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे जीनत महल में आपने आइडिया दिया, साइंस शुरू करा के साइंस लैब बनवाई, स्मार्ट बोर्ड बनवाए, एआई एक्सपर्टीज आपके पास है, आपके पास एमएलए का सपोर्ट भी है जी। तो आपके बीच में और प्रेजेंट मैनेजमेंट के बीच में गैप कहां है? ये तो उनसे पूछिए ना जो, मैं अभी आपके साथ बैठा हूं, मैं जरूर उनसे पूछूंगा। देखिए आप मुझे सच्चाई बताइए। मैं सच्चाई बता रहा हूं, दिल की बात दिल तक पहुंचनी चाहिए लोगों तक। देखिए वो काश ये मियां बीवी की तरह शादी हो जाए इस 2 टीम ए और टीम बी की, तो सोच के देखिए स्कूल कहां से कहां पहुंचेगा। इंशाल्लाह पहुंचेगा। लेकिन क्या इसके पीछे एक रीजन है कि जो इतना बढ़िया धड़ा जो टीम बी बन के बैठा है, वो इस बात का वेट कर रहा है कि जब मैनेजमेंट चेंज होगा तभी हम एक्ट करेंगे। इज इट ट्रू और रॉन्ग? बिल्कुल गलत। हाँ, देखिए विजन क्लियर करिए सर। विजन के देखिए, आप जब हम जाते हैं दरवाजे बंद मिलते हैं, हमारे लिए पुलिस बुला ले जाती है। स्कूल है, हमारा भी है, हम भी यहीं के हैं। और दूसरी बात ये, 25 साल आपने सर्विस दी। तस्लीम रहमानी साहब 6 साल से नहीं है, 25 साल से हैं। लेकिन चेयरमैन तो वो काफी कम 4-5 साल से। गवर्निंग बॉडी के तो मेंबर थे ना। लेकिन वो तो छोड़ चुके थे। ये तो आप वो कह रहे हैं ना, कोई साहब कह रहे हैं, उन्होंने थोड़ी छोड़ा था, वो इंटरनल मीटिंग में आते थे। आप उसको उनकी मीटिंग की मिनट। लेकिन हनीफ साहब जो चेयरमैन थे उस टाइम पे, वो शायद उनसे भी बजन थे। नहीं, ये तो वो बताएंगे, हमें नहीं पता। जरूर पूछूंगा। हाँ, ये जरूर पूछिएगा। दूसरी बात ये, आज आप है ना नंबर ऑफ मेंबर्स के बताइए, उनकी अटेंडेंस बताइए, उनका इन्वॉल्वमेंट बताइए, उनकी एजुकेशन बताइए, एजुकेशनल बैकग्राउंड से कौन कौन है, उनका क्या विजन है, अगले 5 साल में कब तक क्या करेंगे। आप उनके नए नए चैलेंजेस बताइए कि स्कूल को सही करने के लिए उनके पास क्या क्या नया वो है। जरूर जरूर पूछा जाएगा इंशाल्लाह। मुझसे लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आई जावेद साहब, आपका कहना है कि मैनेजमेंट चेंज ना हो, हाँ, बेहतरी के लिए कैसे काम हो। देखिए मैनेजमेंट में भी एक मारूफ साहब का मैं एक नाम लूंगा जी, जाकिर हुसैन कॉलेज के वो प्रिंसिपल थे। ऐसा स्कूल चला के आए हैं जाकिर हुसैन के, डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज, वो सेलमपुर वाला मेमोरियल का जी, वहाँ का उनका एक रिकॉर्ड है। डिपार्टमेंट हो, पूरा एक्सपीरियंस है, पूरा स्कूल खड़ा कराया उन्होंने। ये पहला ये तीसरा स्कूल ऐसा है माइनॉरिटी का जो खड़ा हो पाया। उनके पीछे शायद मारूफ साहब ही हैं। बिल्कुल, और उनको सब पता है टीचर कहाँ से आता। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो सीधी खुली ऑफर दे रहा हूँ कि आप ना अपनी टीम में से एक खिलाड़ी को बैटिंग में उनको भेज दीजिए। मतलब इस मैनेजमेंट कमेटी में उनकी एंट्री हो जाए तो बेटर है। अच्छा। आपने उनको यूटिलाइज नहीं किया।
वो मेंबर हैं, क्या हैं? मेंबर हैं, उनको यूटिलाइज नहीं किया। इसी इसी जो मैनेजमेंट कमेटी में मेंबर है मारूफ साहब, मैनेजमेंट। क्या उनका खुद का कहना है कि उनका यूटिलाइजेशन ठीक नहीं हो रहा? तो आप उनसे मालूम कर मैं लीजिए। जरूर मालूम करूंगा, आप जरूर मालूम करूंगा, मैं कोशिश करूंगा उनसे बात हो। दूसरी बात ये कि हमें एनर्जेटिक लोग चाहिए। आप मैनेजर साहब ऐसे ले आए जिन्होंने सिर्फ अपनी फाइल को, और मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से आप ना RTI करके लगाइए, उन्होंने सिर्फ अपने क्लियरेंस पूरी कराई है। क्या नया प्रपोजल दिया, क्या वो नहीं लेके आए, क्या वो टीचर्स लेके आए, क्या उन्होंने हमारे लिए स्कूल में क्या काम करा, बच्चों की संख्या क्या बढ़ाई, उनके एजुकेशनल होने से मुझे क्या फ़ायदा, उनके एजुकेशन का इतना बड़ा जो तजर्बा था उससे ज़मीनी स्तर पर क्या फ़ायदा हुआ, स्कूल को क्या फ़ायदा हुआ, कितनी बार उन्होंने मीटिंग्स ली, रोज़ाना क्यों नहीं आते, स्कूल को ज़रूरत है। अगर वो चेयरमैन साहब की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैनेजर साहब की बात कर रहे हैं। उनका नाम क्या है? मुश्ताक बेग साहब। तो आप क्या वो बच्चों को पढ़ाते हैं? अगर टीचर्स यहाँ कम हैं तो वो क्या बच्चों को अपने होते हैं? लोग कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने कहा था कि ये दे देंगे वो दे देंगे। देने का वकार भाई एक तरीकाकार होता है, देने का ये नहीं होता कि हम ये कर देंगे, रिटर्न में आता है। आपने रिटर्न में दिया, आपने हमें परमिशन दी, आपने अंदर जाने की कोई रिटर्न में वो दिया, तो ये है। बात लंबी हो जाएगी, मैं इसको शॉर्ट रखते हैं, आगे भी बात करेंगे इसके ऊपर। इंशाल्लाह आगे भी बात करेंगे इसके ऊपर। मुझे लगता है कि बहुत सारा ज्ञानवर्धक डिटेल्स मेरे पास आ गई हैं, और इसकी समराइज अगर आप आखिरी में कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं? मेरा तो सिर्फ एक ही मैसेज है, और मैं नहीं चाहता कि स्कूल को बदनाम करना। मैं क्लियर कर, जो तकलीफ होती है कि स्कूल का, लेकिन कब तक वो सुबह आएगी जब हम ये देखेंगे उस स्कूल का वही वकार, उससे बड़ा होना चाहिए ना, उससे आगे जाना चाहिए ना। चेंज आता है बदलते दौर के हिसाब से। अब स्कूल को मॉडर्नाइज, 8 ही तो रूम है, 8 रूम क्यों नहीं हो सकते ये बताइए? स्मार्ट रूम 8 हैं, 8 के 8 कर दो ना, प्रॉब्लम कहाँ है? आप तस्लीम साहब से मिले कभी? बहुत बार मिला हूँ। तो उन्होंने डिनाई कर दिया इस चीज़ के लिए? वो उनसे पूछिए ना। ज़रूर पूछूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बातें पता लगी हैं कि जब कभी किसी वक्त में इमरान हुसैन मंत्री थे और दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की थी, तो मजहरुल इस्लाम स्कूल की 2020-13 जो भी वक्त रहा, उस टाइम पे रेनोवेशन का काम हुआ। साहब कोऑर्डिनेटर थे SMC के, और उन्होंने ये सजेशन प्रपोजल दिए और चीज़ें मूव हुई। साथ ही अब जो नया हमारे जो चेयरमैन साहब हैं तस्लीम रहमानी साहब, उनके साथ हम ज़रूर बात करेंगे और उनसे पूछेंगे जावेद साहब का एक सवाल कि इस स्कूल का विजन क्या है। लेकिन मेरा टेक होम इस सबसे क्या है, आप वो सुन लीजिए कि जब स्कूल की खस्ता हालत थी तो कुछ लोग काम आए, जब स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में खराबी थी कुछ लोग काम आए, और उसके पीछे कहीं ना कहीं बल्ली मरान विधानसभा के MLA और प्रीवियसली जो पूर्व मंत्री रहे उनकी भी पावर लगी। लेकिन आज का सबसे बड़ा दुख मुझे ये है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, वो यही है कि इन लोगों में टीम A और टीम B का फिरका है। यकीन मानिए यही लोग हैं जो मैसेज कर रहे हैं और यही लोग हैं पलट के उसको पढ़ रहे हैं। दुख की बात यह है कि एक प्लेटफॉर्म पे आने की सख्त ज़रूरत है, और उसका मीडिएशन इमरान हुसैन साहब शायद आप कर पाएँ। तस्लीम रहमानी साहब हों, जावेद साहब हों, हाशिए पे बैठा कोई और पीछे इंसान जिसके पास कलम की ताकत ना हो, जिसने पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन विजन उसके पास भी हो सकता है। इमरान हुसैन भी हो सकता है इसके अंदर एक अहम रोल निभा लें, किरदार निभा लें। A B टीम की शादी की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। A को लगता है कि आप कुछ और चाह रहे हैं, B को लगता है कि A हमारा काम नहीं कर रहा। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों पार्टीज़ को बैठ के बात करनी चाहिए। इसका फाइनल आउटकम क्या है? आपका वो इदारा जो इतने सालों से खस्ता हालत में है, आपके हाथ में ही रहे, और उसकी बेहतरी से भी बेहतरीन पढ़ाई, बेहतरीन उसके अंदर परफॉर्मेंसेस हो और बेहतरीन स्कूल बने। ये मेरा भी सपना है, आपका भी सपना है, शायद आपका भी सपना है। तो इस तरह की डिस्कशन को देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं गुजारिश कर रहा हूं तस्लीम रहमानी साहब से कि मुझे अपॉइंटमेंट दें और जावेद साहब के सवालों का एक एक सवाल का जवाब दें, साफ गोही से दें। मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। साथ ही हम आगे कोशिश करेंगे टीम B के और लोगों से बात करें, स्पेशली मारूफ साहब को ट्रेस करते हैं, वो कहाँ हैं, और भी लोगों से बात करते हैं। सबके पॉइंट ऑफ व्यू जब सामने आएंगे तो शायद कोई चीज़ बदलाव के रूप में आगे आए। हारिस साहब को जरूर लीजिएगा। हाँ, हारिस साहब को भी, तो हारिस साहब से भी बात करेंगे।
इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, जिस तरह से हम वक्त निकाल पा रहे हैं, हारिस साहब हमारे स्टूडियो में आ जाएंगे तो और बेहतर होगा, ताकि खुल के आराम से बात हो सके। तो ये थी रिपोर्ट आपके सामने, मजहरुल इस्लाम टीम बी पार्ट 1। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं हूं वकार अहमद, आपका अपना वकार अहमद, और आप देख रहे थे इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।